इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एक कंडक्टर में स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक कंडक्टर में स्टोर करते हैं तो उसके साथ ही साथ हम एनर्जी को भी स्टोर करते हैं। किस तरह से एनर्जी स्टोर होती है? अगर हम एक कंडक्टर में एक चार्ज डालते हैं, जब दूसरा चार्ज उसमें डालने लगते हैं तो पहला चार्ज इसको रिपेल करता है। उस रिपेल्शन के फोर्स के अगेंस्ट हम एक फोर्स लगाते हैं और दूसरे चार्ज को उसके अंदर डाल देते हैं। हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, वी हैव डन द वर्क। उस वर्क के लिए हमने एनर्जी खर्च की और वर्क करके उस चार्ज को उसके अंदर डाल दिया। अब इसके पास दो चार्ज हैं और हमारी एनर्जी खर्च हो गई। अब हम एक तीसरा चार्ज लेकर आते हैं और इसमें डालना है। ये दोनों चार्ज उसको रिपेल करते हैं। अगर ये रिपेल करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, हम उतना ही फोर्स सामने लगाते हैं, फिर इसको अंदर कंप्रेस कर देते हैं। प्रेस करने से ये फिर अंदर चला जाएगा। हमने वर्क डन किया। ये वर्क में हमने अपनी एनर्जी खर्च की और इस एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ गई? ये तीसरा चार्ज इसके अंदर चला गया। अब इसके पास तीन चार्ज हो गए, हमारी एनर्जी खर्च हो गई। तो हमारी एनर्जी जा कहाँ रही है? तो आंसर है वो इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बनते जा रही है। इसका ये मतलब है कि हम एक कंडक्टर में जितने चार्ज डालते हैं उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर इंक्रीज होते जाती है। तो ये किस चीज का स्टोरेज हुआ? हमारा आंसर है दोनों चीजों का। चार्ज भी इसमें स्टोर हो रहा है और साथ ही साथ एनर्जी भी स्टोर हो रही है। तो कैपेसिटर हमको, ये एक जो कंडक्टर है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं, इसमें हम साथ ही साथ किसको स्टोर कर रहे हैं? एनर्जी को भी स्टोर कर रहे हैं। ये जो चीज है कंडक्टर, अब चूंकि स्टोर का काम कर रही है, इसकी एक कैपेसिटी होगी कि हम इसमें कितना स्टोर कर सकते हैं, कितने चार्ज स्टोर कर सकते हैं, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ये स्टोरेज बहुत बड़ा भी हो सकता है, स्टोरेज बहुत छोटा भी हो सकता है। इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी भी होगी। तो जो इसकी कैपेसिटी होती है उसके अनुसार हम इसमें चार्ज और एनर्जी स्टोर करते हैं और इसका नाम स्टोर से बदल के कैपेसिटर रख देते हैं। सो कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर चार्ज as well as energy related to that charge. ये होता है कैपेसिटर। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं कि हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में हम चार्ज दे रहे हैं, तो क्या कंडक्टर ही कैपेसिटर होता है? आंसर है यस, कंडक्टर ही कैपेसिटर होता है, क्योंकि उसको चार्ज लेना चाहिए और चार्ज किसमें जाता है? कंडक्टर में कंडक्ट होके जाता है। तो कंडक्टर इज ए कैपेसिटर। उस कंडक्टर को जब हम चार्ज रखने का काम लेते हैं उससे, तो उसका नाम क्या हो जाता है? कैपेसिटर। तो एक कंडक्टर में हम चार्ज रखने गए, एनर्जी रखने गए, एक चार्ज डाला, दो डाला, तीन डाला, चार डाला, कितने चार्ज हम उसमें डाल सकते हैं? ये क्वेश्चन को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि एक कंडक्टर में हम कितने चार्ज डाल सकते हैं। तो आंसर आता है कि एक कंडक्टर में जब आप चार्ज डालने जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? डालते जाइए। अब उसके प्रॉब्लम को समझिए कि चार्ज डालने से क्या प्रॉब्लम होता है। एक कंडक्टर हमने लिया, इस कंडक्टर पर हमने चार्ज दिया और चार्ज देने से वो सब चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसका पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है। पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है, हम एनर्जी देते, वर्क डन करते हैं, उससे इसका पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, पोटेंशियल की डेफिनेशन में। सपोज हम इसको चार्ज देते जा रहे हैं और हमने इसको चार्ज दे दिए 10,000, तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको मालूम है Q/R, 1/4πε0 Q/R। तो जैसे हम इसका चार्ज बढ़ाते हैं, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है और ये पोटेंशियल हो गया सपोज 10,000। आई एम नॉट गिविंग एग्जैक्ट फॉर्मूला, मान लीजिए ये 10,000 हो गया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R²।
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसके आसपास जितने चार्जेस हैं सब चार्जेस पर फोर्स लगाएगा। एनीवे, जब हम इसको Q देते हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ता है, वर्क डन बढ़ते जाता है। ओके, इसके अंदर एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। देते देते जब इतना चार्ज हो गया तो इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत स्ट्रांग हो गया। अब देखिए अगला एक्शन हमने ये किया, इसको 1 चार्ज और दिया +1। कितना चार्ज हो जाना चाहिए, 10,001। इसका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा और पोटेंशियल बढ़ के भी मान लो हो गया 10,001। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E = dV/dr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ गया, उससे क्या होगा, देखिए क्या होगा। इसके जो नेबरहुड में, इसके कांटेक्ट में एक एयर का एटम है। ये एयर का एटम है, मैं मैग्नीफाई करके बना रहा हूं। इसके पास न्यूक्लियस है पॉजिटिव और इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा है, नेगेटिव। ये सारे प्लस मिलकर इस एक नेगेटिव को खींचते हैं। चूंकि इसके पास एक्सेस चार्जेस हैं 10,000, ये सब 10,000 एक्सेस चार्जेस मिलके एक इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। बहुत फोर्स लगेगा। पहले जब 1 चार्ज था थोड़ा फोर्स था, 100 हो गए और ज्यादा, 1000 हो गए और ज्यादा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर आता नहीं। क्यों नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये प्लस इसको खींच कर रखता है और ये इसके बहुत नजदीक है। अगर बहुत नजदीक है तो कूलम्ब फोर्स कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। और इसको तोड़ने के लिए हमको बहुत ताकत लगेगी। इसको तोड़ने के लिए जो ताकत लगती है उसको हमने फिजिक्स में क्या नाम दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इन दोनों के बीच की स्ट्रेंथ। अगर ये निकल गया तो ये कंडक्टर बन गया। Now it is no more a insulator, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एनीवे, यहाँ पर एयर है और जब हमने इसको 10,000 दिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ गया, लेकिन अभी भी वो इसको खींच नहीं पाए सबके सब मिलके। हमने इसको 1 चार्ज और दिया तो इसकी वोल्टेज और बढ़ गई और अब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि उसने इसको खींच लिया। अब उसने इसको खींच लिया। इसको खींचने से 2 एक्शन हुए। एक एक्शन ये जो 10,001 था इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका चार्ज कितना हो गया, 10,000। और यहाँ एयर में जहां पहले कोई चार्ज नहीं था वहां क्या पैदा हो गया, एक प्लस यहां आ गया। उसके बाद फिर से हमने इसको 1 चार्ज दिया, इसको हम 1 चार्ज और दे रहे हैं और ये फिर से हो गया 10,001। इसका पोटेंशियल फिर बढ़ के कितना हो गया, 10,001। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो इसने ये दूसरे एयर का एक एटम और था, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। 10,000 तक नहीं खींच पाता है, 10,001 पर खींच लेता है। इतनी उसकी ताकत हो जाती है, इसने इसको खींच लिया। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन -1 खींचा, -1, तो ये फिर कितना रह गया, 10,000। और यहां पर एक प्लस यहां बन गया। अब हम क्या देख रहे हैं, हम वो सीन देख रहे हैं कि हमारे पास एक बकेट है, उस बकेट में 25 लीटर पानी आता है, 25 लीटर। बताइए हम उसमें कितना पानी डाल सकते हैं, कितना डाल सकते हैं, नहीं, मैं उसमें 50 डाल सकता हूं। कैसे, मैं तो 50 डाल दूंगा, उसमें कितना रहेगा, 25, बाकी फर्श पे बह जाएगा। ठीक है, यही चीज यहां हो रही है। इसके पास कितना चार्ज रहता है, 10,000। हमने एक दिया, ये एक एक्शन हुआ और यहां पर एक आ गया, कहां, कंडक्टर के बाहर। इसके पास फिर वापस कितने हो गए, 10,000। फिर हमने एक चार्ज और डाला, 10,001। बाहर में एक प्लस पैदा हो गया हवा में, और इसके पास फिर कितने हैं, क्या हो रहा है, आंसर है, हम इसमें चार्ज डालते हैं, चार्ज लीक होके हवा में आ जाता है।
और इसके पास चार्ज कितना रहता है 10,000। अब आप इसमें जितने चार्ज मर्जी डाल दीजिए। अगर आपने इसमें 5,000 चार्ज और डाल दीजिए तो क्या करेंगे, इसके 5,000 एटम्स को ये आयोनाइज कर देगा और इसका चार्ज अपना कितना रहेगा 10,000, क्योंकि 10,000 के ऊपर इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब अगर हमारा क्वेश्चन है दैट इज देयर एनी लिमिट to the charge we can give to a conductor, answer है yes, there is a limit। हम किसी भी कंडक्टर को मनमाना इन्फिनिट चार्ज नहीं दे सकते। सिर्फ चार्ज कब तक दे सकते हैं, जब तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो अपने मीडियम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को पार कर जाए और उसके एटम को तोड़ना शुरू कर दे। तब तक वो अपना पोटेंशियल बढ़ाता जाएगा, चार्ज लेता जाएगा और उसके बाद क्या होगा, चार्ज लीक होता जाएगा। ठीक है, ये जो पूरी सीक्वेंस है इसको अब नोट करिए, लिखिए। पहले उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखिए, कैन वी गिव इन्फिनिट चार्ज टू ए कंडक्टर, कैन वी गिव इन्फिनिट चार्ज टू ए कंडक्टर। Answer no, we cannot give infinite charge to a conductor, we cannot give infinite charge to a conductor, full stop। Next para, when charge is given to a conductor, when charge is given to a conductor, its potential increase as well as electric field on the surface increase। Okay, due to this electric field, the charges in atoms of the medium experience force, and when this force cross their dielectric strength, then air molecules get ionized, and the excess charge in the conductor is neutralized. Full stop. In this way, whatever charge we give to the conductor, leaks out. Whatever charge we give to the conductor leaks out in the medium. Charge on the conductor, its potential, its potential and its energy increase no more. This is
limit of charging. This is limit of charging up to its capacity. This is limit of charging up to its capacity. Okay, ठीक है। तो ये हो गया कि हम एक कंडक्टर को अनलिमिटेड चार्ज नहीं दे सकते, उसकी कैपेसिटी तक चार्ज दे सकते हैं। उसकी कैपेसिटी कब आएगी? जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो इसको तोड़ना शुरू कर देगा। अब एक चीज छोटी सी और बताइए, अगर हम इसको और चार्ज देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं? हमारा आंसर है कि ये मीडियम को हम चेंज कर दें। पहले ये जो मीडियम था एयर, ये टूटता है और इसको नोट करिए, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. 3 into 10 to the power 6 volt per meter. अगर हम यहाँ एयर को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा ऐसा मीडियम डाल दें जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इससे 10 टाइम्स ज्यादा हो, तो क्या होगा? फिर ये और चार्ज ले लेगा, क्योंकि जब इसकी ताकत बढ़ेगी तो उसको तो वो निकाल नहीं पाएगा। उसको निकालने के लिए चार्ज को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 10 टाइम्स। इसका ये मतलब है कि ये और चार्ज ले लेगा। तो जब हम मीडियम चेंज करते हैं, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर? द कैपेसिटी विल इंक्रीज। अगर हम इसको वैक्यूम कर दें, वैक्यूम कर दे मीन्स एयर को टोटल हटा दें, फिर इसकी कैपेसिटी का क्या होगा? कैपेसिटी विल इंक्रीज टू मेनी टाइम्स। क्यों? क्योंकि जब हम चार्ज देंगे, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, इसको न्यूट्रलाइज करने वाला इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं। इसका मतलब उस चार्ज को वहीं रहना पड़ेगा, भले उसका वोल्टेज 20,000 हो जाए, 50,000 हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि हम उसकी कैपेसिटी कितनी ला सकते हैं। तो हम फॉर्मूला क्या याद रखते हैं कि चार्ज आप दे सकते हैं, कब तक दे सकते हैं? जब तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की ब्रेकडाउन वैल्यू तक न पहुंच जाए और मीडियम आयोनाइज होना शुरू ना हो जाए। अगर आयोनाइज जल्दी हो जाएगा तो उसी लेवल पे चार्ज रोकना पड़ेगा, आयोनाइज बाद में होगा, वोल्टेज और बढ़ा सकते हैं। तो ये इसके आयोनाइजेशन पर डिपेंड करता है। सो दिस इज हाउ वी चार्ज एन कंडक्टर एंड व्हाट इज इट्स कैपेसिटी। नाउ ओके, कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। और अब कैपेसिटेंस समझिए क्या होता है। नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो कैलकुलेशंस करते हैं या जो कंसेप्ट को समझते हैं, उसके लिए हम एक एनालॉजी यूज करते हैं पानी के साथ। एक टैंक में जब हम पानी भरते हैं तो उस पानी का लेवल राइज होता है। ये एक टैंक में हमने वाटर फिल किया और पानी भरते हैं तो इसका लेवल ऐसे राइज होगा। और यहाँ पर अगर हमने टैप लगाया हुआ है, इस टैप से पानी आएगा। इस पानी का प्रेशर किस पर डिपेंड करता है कि इसकी हाइट कितनी, हाइट, इसका प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है। इसके अंदर कितना पानी आएगा इसके साइज पे डिपेंड करता है। तो ये जो पानी है जो इसमें भरा गया है, इसको हम मानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अंदर ये जो प्रेशर आ जाता है, इसकी हाइट के कारण प्रेशर जो कि यहाँ हाथ रखने से दबाएगा, हिट करेगा, उसको हम मानते हैं वोल्टेज, राइट। और इसकी जितनी कैपेसिटी है दैट इज कैपेसिटी। ओके, एक टैंक ये है हमारे पास और दूसरा टैंक ये है। इसमें हम कुछ पर्टिकुलर प्रेशर चाहते हैं और उस प्रेशर के लिए हमको हाइट चाहिए 1 सेंटीमीटर। यहां पर भी हमको हाइट चाहिए 1 सेंटीमीटर, तो सेम प्रेशर आएगा। यहां हमने वाटर डाला और 1 लीटर डाला। 1 लीटर डालने से इसका प्रेशर कितना, इसकी हाइट कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर, उसके प्रोपोर्शनल प्रेशर आ जाएगा। लेकिन जब हम इसमें डालने जाते हैं तो 1 लीटर डालने से इसकी हाइट नहीं बढ़ती है।
तो और 1 लीटर डालते हैं और 1 लीटर डालते हैं और हमने यहाँ डाल दिया 5 लीटर। 5 लीटर डालने से ये इसकी हाइट आ गई 1 सेंटीमीटर। अब ये भी उतना ही प्रेशर देगा जितना ये प्रेशर देता है। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में कि दोनों का वोल्टेज बराबर हो गया। लेकिन चार्ज कैसा दिया हमने? इतनी वोल्टेज लाने के लिए, इतनी हाइट लाने के लिए इसको कितना चार्ज दिया हमने? 1 कूलम। और इसको कितना चार्ज दिया है? 5 कूलम। और इसमें कितना वोल्ट आया? 1 वोल्ट। और इसमें भी कितना आया? 1 वोल्ट। क्यों उसको हमको ज्यादा चार्ज देना पड़ा? आंसर है ज्यादा चार्ज इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो बड़ा। वोल्टेज को हम कैसे पहचानते हैं? चार्जेस जो हमने कंडक्टर में दिए हैं सब चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए हमको ज्यादा फोर्स देके डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज्यादा वर्क करना पड़ता है और हम बोलते हैं उसका वोल्टेज बढ़ गया। अब यहाँ पर हमने 1 कूलम चार्ज दिया है और जगह छोटी है तो सब पास पास में रहेंगे। अगर ये एक दूसरे के पास रहेंगे तो आपस का टेंशन बहुत ज्यादा होगा, R छोटा होगा। इसी 1 कूलम को जब हमने यहाँ डाला तो जगह बहुत बड़ी है और ये दूर दूर आ गए। अगर दूर दूर आ गए तो इनके बीच का प्रेशर, टेंशन कैसा हो गया? कम हो गया और इलेक्ट्रिकल की भाषा में इनका वोल्टेज कम हो गया। ठीक है। अगर हम यही वोल्टेज लाना चाहते हैं इतनी नजदीक तो हमको और चार्ज देना होगा। जब हम 5 कूलम चार्ज दे देते हैं तो देखते हैं अब ये इतनी दूर आ गए हैं कि सब के बीच का टेंशन वही हो गया है 1 वोल्ट। तो इन दोनों में अंतर क्या है? हम बोलेंगे, अब सुनिए, दिस कंडक्टर नीड्स 1 कूलम टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। This conductor needs 5 coulomb to increase the potential by 1 volt. फिर से, this conductor has capacitance 1 coulomb per volt. This conductor has capacitance 5 coulomb per volt. This is capacitance. तो capacitance क्या हुआ? किस पे डिपेंड करता है? साइज पे डिपेंड करता है। और डिफाइन हम कैसे करते हैं? 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज देना पड़ता है वो उसका, उस बर्तन का, उस कंडक्टर का क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। ठीक है, नोट करिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, capacitance of a conductor is the amount of charge required to increase its potential, to increase its potential by 1 volt, by 1 volt। ठीक है, ये उसका कैपेसिटेंस है। हाँ, एक चीज हम कह सकते हैं कि हमने इसके आसपास के मीडियम के बारे में कोई बात नहीं की, तो लिख लीजिए kept in free space, the conductor is kept in free space। क्योंकि मीडियम बदलेंगे, हो सकता है बदल जाए। अच्छा, तो ये होता है। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, मोस्टली बुक्स ये दूसरा मेथड अपनाते हैं। दे से that there is a conductor, if a charge q is given to a conductor, its potential increase, the increase in potential is proportional to the charge given, so q is proportional to v. For a conductor, q given is proportional to v, potential difference. Therefore, q is equal to C multiplied by V. Q is equal to CV. Q is equal to CV. What should be the C? A constant. Where C is a constant called as
capacitance of the conductor. Called capacitance of the conductor. Here C is equal to Q upon V. C is equal to Q upon V. ओके, ये कैपेसिटेंस आ गया। अब इसके बाद देखिए, if Q charges are given to a conductor, if Q charges are given to a conductor and its potential increased by V volt, its potential increased by V volt, then charge required to increase the potential by 1 volt, to increase the potential by 1 volt, फिर से charge required to increase the potential by 1 volt is Q upon V, and this Q upon V is called capacitance. Definition क्या बन गई? Charge required to increase the potential by 1 volt. Okay? ठीक है, रीड आउट। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। दिस इज ए डिराइव्ड यूनिट। This is a derived unit used in place of Q upon V का यूनिट क्या होना चाहिए? कूलम। हाँ, तो कूलम पर वोल्ट, in place of कूलम पर वोल्ट, what we have started writing? फैरेड। तो फैरेड किसका डिराइव्ड यूनिट है? कूलम पर वोल्ट, क्वांटिटी का नाम कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या बना? फैरेड। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफाइन 1 farad कैपेसिटेंस। डिफाइन 1 farad कैपेसिटेंस। अगर हमको 1 farad कैपेसिटेंस डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या है कि किस चीज का कैपेसिटेंस 1 farad हो सकता है, कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो आंसर है, हमने एक कंडक्टर लिया, इतना बड़ा लिया कि उसमें चार्ज डालते गए 1 कूलम चार्ज इसमें हमने डाल दिया। इसकी वोल्टेज सिर्फ कितनी बढ़नी चाहिए? 1 वोल्ट। तो जितना बड़ा कंडक्टर हम लेंगे उसका कैपेसिटेंस कितना बोला जाएगा? 1 farad। ठीक है, तो नोट करिए 1 farad इज कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। 1 farad is capacitance of that conductor whose potential increased by 1 volt, whose potential increase by 1 volt when a charge of 1 coulomb, when a charge of 1 coulomb is given to it. When a charge of 1 coulomb is given to it. ठीक है, ये हो गया इसका 1 farad की डेफिनेशन कि 1 farad किसका कैपेसिटेंस होगा। नेक्स्ट लिखिए, बताइए बन गया। हाँ, डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशंस और डायमेंशंस आप निकालेंगे। डायमेंशंस के लिए याद रखिए, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में 2 क्वांटिटी आपको बार बार मिलेंगी, Q और V। Q का डायमेंशंस क्या लेना है? A × T, एम्पियर × टाइम इन सेकेंड। 80
V क्या होता है? V हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन Q। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं Q और V को क्या लिखना है? W अपॉन Q। ये Q ऊपर आ जाएगा, सो दिस विल बी Q स्क्वायर अपॉन W। अब आप इसको बना दीजिए, दिस इज A स्क्वायर T स्क्वायर और W के लिए क्या लिखेंगे? ml2 T minus 2. Now this will be m minus 1 L minus 2 and T, this is 2 and this is 2, this will be 4. M minus 1 L minus 2 and T to the power 4. A to the power 2, A to the power 2. So m minus 1 L minus 2 T to the power 4 A to the power 2, ये इसकी डायमेंशंस हो गई। ओके, नेक्स्ट लीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। देयर इज ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, नोट करते जाइए। There is a spherical conductor of radius r and charge q is given to it. Charge q is given to it. Due to this charge, its potential increase, and we have studied that its potential will become 1 upon 4 pi epsilon naught r. This is the potential. Okay. Now charge q is given, potential is this much, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r, this is potential. Now what is formula for capacitance? Capacitance is q upon v. So see, put the values, q we will write as q, v we will write as this, q upon 4 pi epsilon naught r. Q is cancelled and what we get here is 4 pi epsilon naught r. This is capacitance of the sphere. अब इस फॉर्मूला में देखिए 4 pi and epsilon naught, all these three are constants. If these three are constant, then capacitance depends upon only and only radius. तो ये एक चीज याद रखिए, इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं किस तरह से? वन स्फीयर A has volume double of the sphere B. A का वॉल्यूम स्फीयर B के वॉल्यूम से डबल है, तो A का कैपेसिटेंस B के कैपेसिटेंस से कितने टाइम्स होगा? डबल, एंड दैट इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि क्या चीज डबल है? वॉल्यूम, जबकि कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनेट होता है? रेडियस। ओके, नोट करिए और इस क्वेश्चन को अभी बनाइए। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर A, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर A इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ sphere B. Volume of sphere A is twice the volume of sphere B. Then find capacitance of A upon capacitance of B. कंट्रोल करता है। फिर से कैपेसिटेंस ऑफ A टू कैपेसिटेंस ऑफ B, दिस इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught r A, 4 pi epsilon naught r B, RA अपॉन RB। अब RA अपॉन RB आपको निकालना है। हमको क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ B। वॉल्यूम ऑफ A क्या होता है? 4 upon 3 pi r A का क्यूब।
ये हुआ, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ B 4/3 पाई R ऑफ D क्यूब। ये आया 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल। ओके, तो RA/RB इसको इधर ले आइए, RA क्यूब अपॉन RB क्यूब इज इक्वल टू 2, और इससे हमने ये निकाला RA/RB कितना हो जाएगा 2 to the power 1/3। ये यहां से आया। So capacitance of A to the capacitance of B is 2 to the power 1/3। तो जब आप कैपेसिटेंस को कंपेयर करते हैं तो आपके पास तीन चीजें ज्योमेट्री में आती हैं, रेडियस, एरिया, वॉल्यूम। कैपेसिटेंस के लिए आप किसको कंपेयर करोगे? रेडियस। नॉर्मली हमको गलती क्या लगती है बकेट वाले एग्जांपल से या किसी एग्जांपल से कि कैपेसिटेंस कैपेसिटी होती है, इसीलिए वॉल्यूम होता है। तो कैपेसिटेंस वॉल्यूम नहीं होता है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। कैपेसिटेंस क्या होता है? तो आंसर है कैपेसिटेंस साइज होता है, साइज। और साइज हम किससे बताते हैं? रेडियस से। सो कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनेट टू रेडियस एंड नॉट प्रोपोर्शनेट टू वॉल्यूम। ये वाला जो क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इट इज टेकन, इट वाज अपीयरिंग इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और क्यों अपीयर हुआ अभी आपने देखा रिजल्ट। सबसे इतनी आसानी से नहीं बनता है, बिकॉज वी गॉट अ वेरी इजी आंसर कि अगर उसकी कैपेसिटी डबल है तो कैपेसिटेंस भी डबल होगा। इसलिए याद रखिए कैपेसिटेंस रेडियस से होता है, वॉल्यूम से नहीं। ओके, नेक्स्ट वी टेक दिस इज कैपेसिटेंस, राइट। अब हम अगली चीज लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Parallel plate capacitor is a device in which there are two flat conductors kept parallel to each other. Parallel plate capacitor is a device in which two flat conductors are placed parallel to each other. One conductor is given the charge, and other conductor is connected to earth. One is given the charge and other is connected to earth. This arrangement is known as parallel plate capacitor. इसकी जो दोनों प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये प्लेट बेसिकली ऐसी है, इट हैज अ सर्टेन एरिया, और इसको जब आप ऐसा करके देखते हैं तो इसकी ड्राइंग कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन। इसलिए इसको ऐसे दिखाया गया। बेसिकली ये ऐसा। These are parallel plate capacitors. ये ऐसी दो प्लेट जुड़ी हुई है और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इन दिस आप लिख चुके हैं, चार्ज इज गिवन टू वन कंडक्टर, चार्ज इज गिवन टू वन कंडक्टर एंड द अदर कंडक्टर इज अर्थ। चार्ज इज गिवन टू वन कंडक्टर एंड अदर कंडक्टर इज अर्थ। Okay, now we will study how it works. वर्क का मतलब क्या है? वर्क मतलब इसको हमने चार्ज देना है और इसने चार्ज रखना है। तो इसमें स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है कि अगर हम ये एक टुकड़ा लेके आते हैं कंडक्टर का और इसको हम चार्ज देते हैं और ये 5 कूलम चार्ज रख पाता है, 5 कूलम। उसके बाद ये सैचुरेट हो गया और इसका चार्ज लीक होना शुरू हो गया, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 5। ओके, अब
हम इसी कंडक्टर की कैपेसिटी अगर 20 कर दें तो हमको 4 कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अकेला ही 20 को स्टोर कर लेगा। हम ऐसा डिवाइस चाहते हैं कि इस पर 20 कूलम आ जाए, तब तक ये चार्ज को लीक मत करे। अगर ऐसी डिवाइस हम बना लेंगे तो वो डिवाइस बनाने का जो तरीका है वो एक मेथड है ये वाला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी कंडक्टर में 5 की जगह 20 चार्ज आ जाएगा, 50 चार्ज आ जाएगा। कैसे आएगा वो अब समझिए, दैट इज वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्ज को कैसे इंक्रीज करना, इसके लिए देखिए फर्स्ट स्टेप 1, वी टेक ए कंडक्टर और ये हमने पहला एक कंडक्टर लिया जिस पर हम चार्ज रखना चाहते हैं और इस पर हम चार्ज फिलअप करते गए। ये चार्ज Q तक पहुंच गया और Q तक पहुंच के उसके बाद लीक होना शुरू हो जाएगा और इसका पोटेंशियल कुछ हो गया। मान लीजिए हमने चार्ज दिया Q और इसका पोटेंशियल हो गया V। चार्ज Q और पोटेंशियल V कितना हो गया? ओके, अब एक एक्शन हम अगला स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्शन, ये पहला स्टेप। अब इससे और ज्यादा चार्ज नहीं लेगा, ये इसका स्टोरेज है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके सामने एक प्लेट रख दी। दिस इज अवर स्टेप 2। ओके, इसको अलग से बनाते हैं। स्टेप 2, इसके सामने हमने एक न्यूट्रल प्लेट रखी। ये जो न्यूट्रल प्लेट इसके सामने रखी, जैसे ही हम इसके प्लेट को रखते हैं 3 एक्शन होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में आता है, इसको याद रखिए। व्हाट हैपेंस व्हेन ए प्लेट इज ब्रॉट नियर ए चार्ज कंडक्टर? क्या 3 एक्शन होते हैं? देखिए, इसको जब हम यहाँ पर आते हैं तो पहला एक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब इंडक्शन होगा तो इसमें यहाँ पर कौन से चार्ज आ जाएंगे? माइनस। कितने माइनस आएंगे? जितने प्लस हैं उतने ही माइनस आएंगे। इट्स ए कंडक्टर, इसको चार्जेस की कोई कमी नहीं है। जितने चार्ज इधर से खींच सकेंगे उतने ही चार्ज आ जाएंगे। माइनस Q आ गए। अगर ये माइनस Q इधर आए तो पोलराइजेशन से उतने ही प्लस रिपेल होके सामने चले जाएंगे। ये पहला एक्शन क्या हुआ? इंडक्शन, पोलराइजेशन। इस इंडक्शन के कारण ये दोनों सेपरेट हो गए। ये वाले जो चार्जेस हैं जिसको ये प्लस ने ऐसे ही खींच के रखा हुआ है, all these are known as bound charges. बाउंड चार्जेस। और ये वाले जो चार्जेस हैं प्लस, इनको हम क्या बोलेंगे? फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस, दे आर फ्री टू गो एनीवेयर, क्योंकि ये ऑलरेडी उनको रिपेल कर रहा है। और माइनस को इसने खींच के रखा है तो माइनस आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर। इसलिए ये है बाउंड चार्जेस और ये है फ्री चार्जेस। अब ऐसा बनने से क्या होता है? सेकेंड चीज देखिए, हमको मालूम है कहीं पर भी हम कोई चार्ज रखते हैं, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होता है कुछ ना कुछ। अगर हम यहाँ से r डिस्टेंस पर जाएं तो यहाँ पर हमको पोटेंशियल कितना मिलने वाला है? प्लस Q अपॉन R। अगर ये माइनस है तो यहाँ r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल मिलेगा? माइनस Q अपॉन R। तो हर चार्ज अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट करता है, करेगा ही, इट इज कंपल्सरी। ओके, एक चीज। दूसरी चीज हमको ये मालूम है कि अगर एक लोकेशन पर अलग अलग चार्जेस के कारण अलग अलग पोटेंशियल बनते हैं, इसके कारण बना V1, इसके कारण V2, इसके कारण V3, तो यहाँ टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल कितना होगा?
पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तीनों का सम हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हुआ। इन दोनों का नॉलेज होने के बाद इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ये वाले सब चार्जेस कितने हैं? माइनस, यहाँ से इसका ये डिस्टेंस है R1, तो ये सब माइनस यहाँ पर इस प्लेट पर एक पोटेंशियल बनाते हैं। वो पोटेंशियल कितना होगा? दैट पोटेंशियल विल बी ड्यू टू दीज चार्जेस एंड दैट विल बी माइनस Q अपॉन R1, Q अपॉन R1। इसके कारण ये पोटेंशियल बना। इसका नेचर कैसा है? निगेटिव, क्योंकि बनाने वाले चार्ज कैसे हैं? निगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस भी पोटेंशियल बनाते हैं, वो भी यहाँ पर पोटेंशियल बनाते हैं, और ये इसका डिस्टेंस है R2, तो ये यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनाएंगे? Q अपॉन R2, और इसका नेचर कैसा? प्लस। इसका पहले से इस पर जब हमने Q चार्ज दिया था, इसका पोटेंशियल कितना हो चुका था? V। अब V इस अकेले का पोटेंशियल था, इस माइनस के कारण इतना पोटेंशियल और आ गया, इस प्लस के कारण इतना पोटेंशियल और आ गया। अब इस प्लेट का नेट पोटेंशियल कितना हुआ? V माइनस Q अपॉन R1 प्लस Q अपॉन R2। अब ये पोटेंशियल, ये जो इसका नेट पोटेंशियल आया, ये नेट पोटेंशियल पुराने पोटेंशियल से कम है कि ज्यादा है? ये इस पर डिपेंड करता है कि माइनस बड़ा है कि प्लस वाली क्वांटिटी बड़ी है। अगर माइनस वाली बड़ी है तो कम हो जाएगा, और प्लस वाली बड़ी है तो ज्यादा हो जाएगा। अब आप देखकर बताइए कौन सी बड़ी? माइनस वाली बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस कम, निगेटिव चार्जेस पास में है, उसका माइनस पोटेंशियल ज्यादा बनेगा। ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल बना, इसलिए इसके चार्जेस ज्यादा, इसके पोटेंशियल ज्यादा माइनस होगा, तो नेट पोटेंशियल इससे कम हो जाएगा। नेट पोटेंशियल कम हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, पहले इसका पोटेंशियल था 100 ओरिजिनल V, ये माइनस में माइनस Q अपॉन R, इसने इसको माइनस कर दिया 60, ये इसने बनाया। ये वाला जो प्लस है, इसने यहां पर क्या बनाया? प्लस Q अपॉन R, दिस इज इक्वल टू 30। ये कैसा है? पॉजिटिव। अब बताइए नेट पोटेंशियल कितना हुआ? 70। ओरिजिनल कितना था? अभी कितना हो गया? डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज? डिक्रीज। तो ये हमने सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी याद कर ली। सुनिए, whenever a neutral conductor, whenever a conductor is brought near a charged conductor, what happens to its potential? Its potential decrease. ये नोट करिए, when an uncharged conductor is brought near uncharged conductor is brought near a charged conductor, then potential of the charged conductor decrease. Then potential of the charged conductor decrease. ओके, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब तीसरी चीज देखिए। तीसरा है कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इसके पास, इधर ध्यान दो, इसके पास जो चार्जेस हैं, इस चार्जेस को ना तो हम ऐड कर रहे हैं और ना इसमें से निकाल रहे हैं। Q कांस्टेंट है। Q के कांस्टेंट रहते रहते हमने V को क्या कर दिया? डिक्रीज। अगर हमने V को डिक्रीज कर दिया, Q कांस्टेंट है, तो C क्या हो जाएगा? C will increase. Therefore, capacitance will increase. फिर से इस बात को समझिए,
ये 100 वोल्ट के ऊपर वोल्ट इसका नहीं जा पा रहा था, 100 वोल्ट के बाद लीक होना शुरू हो गया था। जैसे ही हम ये प्लेट पास में लाए, इसका वोल्टेज कितना हो गया 70। लीक कब होता है 100 पे। इसका मतलब अभी हम इसको और चार्ज दे सकते हैं, तो अब हम इसको और चार्ज देकर फिर से हमने 100 पे पहुंचा दिया। अब उतने चार्ज उसमें रहते हैं तो इसकी कैपेसिटी बढ़, पहले जितना चार्ज दिया था 100 पहुंच गया था, अब वोल्टेज 70 हो गया, इसलिए हमने इसको और चार्ज दे सकते हैं। तो मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। इसलिए कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो कैपेसिटी इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि वोल्टेज कम हो गया। तो नोट करिए, therefore capacitance of this conductor, therefore capacitance of this conductor increase। उसके बाद ब्रैकेट में लिखिए C is equal to Q upon V। C is equal to Q upon V। ठीक है, यस। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। C is equal to Q upon V। इधर देखिए, अगर हम Q को इंक्रीज करेंगे तो C का क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। दिस इज ए वेरी रॉन्ग आंसर बाय मैथमेटिक्स। अभी अभी हमने बताया था Q इज प्रोपोर्शनेट टू V and Q is equal to C into V। What is C? A constant। अगर C constant है तो C क्यों बढ़ेगा, C नहीं बढ़ेगा। ओके, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। जिन दो क्वांटिटीज को आप आपस में रिलेट करना चाहते हैं, उसको छोड़कर बाकी सब क्वांटिटीज को पहले कांस्टेंट करिए। उसको जब आप कांस्टेंट मानेंगे तब आप दो का रिलेशन निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने किया, इसके चार्ज को कांस्टेंट कर दिया। अगर इसके चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए हमने इसका पोटेंशियल कम कर दिया, चार्ज को कांस्टेंट रख के पोटेंशियल को कम कर दिया, तो C क्या हो गया, इंक्रीज हो। इस तरह से हमने इसकी कैपेसिटी बढ़ाई। तो जब आप रिलेशन देखते हैं यहां पर C is equal to Q upon V, अगर हमने Q को इंक्रीज किया तो C का क्या होगा, आंसर है C का कुछ नहीं होगा। अगर हमने Q को इंक्रीज किया तो V इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा बेसिक रिलेशन क्या था, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज दीजिए, चार्ज बढ़ाइए, उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। Q इज प्रोपोर्शनल टू V एंड C इज कांस्टेंट। समझ आया? तो C की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं कुछ टेक्निक्स लगा के। ये वाली टेक्निक हम लगा रहे हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको? फिर से, when a plate is brought near a charged plate, what are the three things happening? Induction takes place. Number 2, its potential will decrease. Number 3, its capacitance will increase. ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है 1 मार्क या 2 मार्क में। What happens when a plate is brought near a charged conductor? ओके, अब इसके बाद अगला स्टेप देखिए। अब हमने इसका कैपेसिटेंस बढ़ा दिया क्योंकि इसकी वोल्टेज कितनी कर दी, 70। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में हमने ये जो कंडक्टर है इसको अर्थ कर दिया। अगर हमने इसको अर्थ कर दिया तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींचकर ये जितने पॉजिटिव हैं ये सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये तो नोट करिए, द सेकेंड कंडक्टर इज अर्थ, द सेकेंड कंडक्टर इज अर्थ। Due to this, the free charges are neutralized. Due to this, the free charges are neutralized. और अब इधर देखिए, इसके बाद क्या लिखना चाहते हैं हम। फ्री चार्जेस न्यूट्रलाइज, प्लस गायब हो गए। अगर प्लस गायब हो गए तो ये भी गायब हो गया, ये गायब हो गया। अब ये कितना हो गया,
40। वोल्टेज फर्दर डिक्रीज हो गया 40। अगर वोल्टेज और डिक्रीज हो गया, Q उतना का उतना ही है, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया, 40 हो गया। अब हम उसमें और चार्जेस भर सकते हैं, मींस इसका कैपेसिटेंस और बढ़ गया। ठीक है, तो क्या लिखा था अभी, न्यूट्रलाइज। Therefore, the potential of the charged conductor further decrease. Therefore, potential of the charged conductor further decrease. And hence capacitance further increase. Capacitance further increase. In this way, the capacitance increases. The capacitance increases manifold in this arrangement. In this arrangement of parallel plate capacitor. In this arrangement of parallel plate capacitor. ओके, अब इसके बाद नोट करिए एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. There is a parallel plate capacitor and we give it charge Q. Note करिए, there is a parallel plate capacitor. Area of the each plate is A. Area of the each plate is capital A. And the distance between the plates is small d. Distance between the plates is d. Charge Q is given to the conductor. Charge Q is given to the conductor. This induce minus Q. This induce minus Q in the opposite plate. अगर एक को हमने प्लस Q दिया है तो दूसरे को कितना मिल गया, माइनस Q. ओके. Now the electric field is set up between the two plates. Electric field is set up between the two plates. The intensity of this electric field is sigma upon epsilon naught. ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है. There are two parallel plates, one plus, one minus. तो इसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है. ये आपके सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A. व्हाट इज A? एरिया ऑफ द प्लेट. व्हाट इज Q? द टोटल चार्ज गिवन टू द प्लेट. तो सिग्मा की कैलकुलेशन क्या है, Q अपॉन A. Now potential difference between the two plates. Potential difference between two plates. Potential difference between two plates. Potential difference का फॉर्मूला यहां से याद करिए.
dV by dr is equal to E। तो dV किसके बराबर होता है? E multiplied by dr। dr is the distance। So potential difference between the two plates V is equal to E dr, और E की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और dr की वैल्यू है d। व्हाट इज dr? द डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? d, इसलिए हमने डिस्टेंस लिखा d। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। Therefore, capacitance C, which is equal to Q upon V, this is equal to Q को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए, Q is equal to sigma into A, so this we will write sigma into A, और V को यहाँ से लिखिए sigma upon epsilon naught into D। कैंसिलेशन करिए, सिंप्लीफिकेशन करिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। This is capacitance of a parallel plate capacitor. This is a very common derivation and most asked for. सबसे ज्यादा ये वाला derivation पूछा जाता है। Find out this capacitance of a parallel plate capacitor. Find expression. Okay, A क्या है? एरिया। D क्या है? डिस्टेंस। ये दोनों इसके ज्योमेट्रिकल फीचर्स कहलाते हैं कैपेसिटर्स। एरिया इज ए ज्योमेट्रिक, डिस्टेंस इज आल्सो ए ज्योमेट्रिक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का या किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। नीचे लिखिए, therefore capacitance depends upon geometry of the capacitor। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। डिस्टेंस, सुनिए, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ये इसके वोल्टेज को कम कर सकेगा। सेकेंड प्लेट का काम क्या है? वोल्टेज को कम करना। जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा, उतनी वोल्टेज को कम करेगा। इसलिए अगर ये डिस्टेंस कम होगा, वोल्टेज कम होगी, तो कैपेसिटेंस का क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए डिस्टेंस कम होता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। इसलिए ये रिलेशन आया, डिस्टेंस कम होता जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो ये अब आपको समझ में आ रहा है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है और ये वाला डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। इज इट क्लियर? तो ये डिस्टेंस कम होने से क्या होता है? जो वोल्टेज का इफेक्ट होता है कि वोल्टेज कम करना, वो और कम कर देगा, कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगी। ओके, ये फॉर्मूला आ गया। अब एक चीज और होती है, एक चीज आपने पढ़ी थी, डाइलेक्ट्रिक। अगर हम इन दो प्लेट के बीच में यहां पर डाइलेक्ट्रिक डाल दें, डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा? तो आंसर है, डाइलेक्ट्रिक डालने से इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो K टाइम्स जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। Effect of dielectric. When a dielectric is introduced between the two plates, ब्रैकेट में लिखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ब्रैकेट क्लोज। देन electric field decrease,
देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नया कितना होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। नॉर्मल E कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया कम होके कितना हो गया, ये के नीचे आ जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, कितना डिक्रीज हो गया। therefore potential further decrease, therefore potential difference further decrease and capacitance increase and capacitance further increase. Now this capacitance is C is equal to K ने इसकी वैल्यू चेंज की परमिटिविटी की, ये रिलेटिव परमिटिविटी तो हमने साथ में लगाया। नाउ न्यू परमिटिविटी इज K एप्सिलॉन नॉट, तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बेसिकली ये A अपॉन D होता है और ये परमिटिविटी। ये जब फ्री स्पेस था तो एप्सिलॉन थी और जब आपने मीडियम डाला तो K एप्सिलॉन हो गया। तो दिस इज कैपेसिटेंस। तो देखिए शुरू में जब हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर था उसकी कुछ कैपेसिटी थी, उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एक कंडक्टर साथ में रखा, कैपेसिटेंस बढ़ गया। और बढ़ाने के लिए क्या किया, इसको अर्थ कर दिया, कैपेसिटेंस और बढ़ गया। और बढ़ाने के लिए इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कैपेसिटेंस और बढ़ गया। इस तरह से हम इसके कैपेसिटेंस को मैनीफोल्ड बढ़ा सकते हैं, कंडक्टर नहीं है। So this arrangement is known as parallel plate capacitor। अगर ये ज्यादा चार्ज अब अपने में समा सकता है तो ज्यादा एनर्जी भी अपने आप में समा सकता है। Now this become a good storage for charge and energy। इस फॉर्मूले में देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये एरिया और ये D और ये कैपेसिटेंस। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि हम एक छोटा सा कैपेसिटर बनाना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटेंस सिर्फ 1 फैरेड हो, ओनली 1 फैरेड, 2 प्लेट हम लेंगे और उसको 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे, वेरी क्लोज 1 सेंटीमीटर। तो हमको कितनी बड़ी प्लेट लेनी पड़ेगी, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, A करिए, लिखिए how large plate is required or what is area of the plate required if a capacitor is to be made, if a capacitor is to be made having C is equal to 1 farad, having C equal to 1 farad and the distance between two plates is 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, निकाल के थोड़ा दिखाइए A की वैल्यू आप कितनी निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड, 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 to the power minus 12। एरिया हमको निकालना है, एरिया डिवाइडेड बाय D, D कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 to the power minus 2 मीटर। तो एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू 10 to the power minus 2 अपॉन 8.85 into 10 to the power minus 12। इस 8.85 को भी 10 मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली, तो अब ये कितना हो गया 10 to the power minus 2, 10 to the power plus 12 और ये ऊपर जाएगा 10 to the power minus 1। हाँ ये कितना हुआ 10 to the power 9, 10 to the power 9
एसआई सिस्टम में मीटर बनाकर काम कर रहे हैं तो एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? तो आंसर है 10 to the power 6। तो ये कितने किलोमीटर स्क्वायर हुआ? तो अगर हम ध्यान दीजिए, हम बताना क्या चाहते हैं, हमने कैपेसिटेंस बनाया, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? 1 फैरेड। इधर ध्यान दीजिए, ये जो कैपेसिटर बना 1 फैरेड का। 1 फैरेड कैपेसिटर एक्चुअली बनाने के लिए हमको कितनी बड़ी प्लेट लेनी पड़ेगी? 1000 किलोमीटर स्क्वायर। इतनी बड़ी प्लेट लेंगे तो 1 फैरेड का कैपेसिटर बनेगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली हम अपने यूनिट को सुधार सकते हैं। हम ये मानते हैं कि जो फैरेड यूनिट है इट इज वेरी वेरी लार्ज यूनिट, इसलिए हम प्रैक्टिकली छोटे यूनिट से काम करते हैं। तो नोट करिए, Farad is a very large unit. Farad is a very large unit. Therefore, the practical unit of capacitance. Therefore, practical unit of capacitance is microfarad और पिकोफैरेड। माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड। और ये नोट करिए, माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 to the power -6 फैरेड, पिकोफैरेड पीएफ 10 to the power -12 फैरेड। पिको, माइक्रोफैरेड एंड पिकोफैरेड, ये छोटी यूनिट होती है। और इसमें याद रखिए, माइक्रोफैरेड इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स व्हाइल पिकोफैरेड इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल में ये जो पंखे, ट्यूबलाइट आप देख रहे हैं, इन सब में माइक्रोफैरेड रेंज के कैपेसिटर लगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, ट्रांजिस्टर है, उसमें जो कैपेसिटर है उनके कैपेसिटेंस पिकोफैरेड में 10 to the power -12। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप अपना घर में बनाएंगे, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। नोट करिए, फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। गिवन radius of the earth is 6400 kilometer. Radius of the earth is 6400 kilometer. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? C is equal to 4 pi epsilon naught r। और यूनिट सब ठीक ठीक रखिए। 4 pi epsilon naught आपको मालूम है 1/9 to the power 1/9 into 10 to the power 9। ये 4 pi epsilon naught मल्टीप्लाइड बाय r, उसको मीटर बनाइए। ये करके आपको कैपेसिटेंस अर्थ का निकालना है। अभी निकाल रहे हैं क्या? ओके, बताइए कितना आता है। तो ये आंसर आपने निकाला 7.11 into 10 to the power -4 फैरेड। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ओके, जब आप ये आंसर देना चाहते हैं तो या तो फैरेड में दीजिए, या माइक्रो में, या पिको। तो इसका नियरेस्ट कौन है? माइक्रो। तो माइक्रो में ये कितना हो जाएगा? 711 माइक्रोफैरेड। तो देखिए इतनी बड़ी अर्थ है, इतनी बड़ी अर्थ है, उसका कैपेसिटेंस भी 1 फैरेड नहीं है, इट इज लेस देन 1 फैरेड। इससे क्या प्रूफ होता है? अर्थ छोटी है कि हमारी यूनिट बड़ी है? अर्थ जो सो है सो है। तो इससे
इसका मतलब कि हमारी यूनिट जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स वेरी लार्ज। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड। ओके, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ 711 माइक्रोफैरेड। इसको एज इट इज आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ।